बच्चे भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है? एक्चुअल क्या है, ये अपने दफ्तर से कहते थे हम भर्ती करा रहे हैं, उनको लगा बीएसएफ नहीं करा रही। उन्होंने कहा कि कल वहां फलानी जगह पे हम रिक्रूटमेंट कराएंगे, तो यहां से ऐलान हो गया और वहां हुई। जब हुई तो उन्होंने कहा ये तो यही करवा रहे हैं, गलत। अब ये उनको ये पता नहीं था, वो पहले उस जैसे पढ़ लेते हैं ना कि वहां होगी, तो इनको पहले खबर जाती है हम वहां करेंगे, आप भी कोई बंदे होंगे भेज देना है। तो ये लोग सोचते थे कि शायद अब वो बच्चों में बच्चे हैं बेचारे, उनको कंफ्यूजन आ गया शायद बीजेपी के दफ्तर से ही आर्डर होने हैं, यहीं से ही बीएसएफ का जवान बनना है, यहीं से बंदूक मिलनी है, वर्दी मिलनी है, चले जाना है। ये नहीं पता था कि बुनियादी तौर पे यहां से इन्होंने जो बात करी है गलत किया, रॉन्ग मैसेज दिया। रॉन्ग मैसेज का रॉन्ग आंसर होता है। तो एक बात ये, दूसरी बात यह है कि आपको जवान भर्ती करना है देश के सरहदों की रखवाली के लिए, आपको टीचर नहीं लगाना, आपको कहीं कोई इंजीनियर नहीं लगाना, आपने कहीं कोई ऐसा टेक्नीशियन जो ऐसा उसको चलाने के लिए, कोई नेटवर्क को चलाने के लिए लगाना है। आप उस बंदे के नंबर मांगते हो यार, वो फिट होना चाहिए फिजिकली, बंदूक उठा सकता है, मेडिकली फिट है, भाग दौड़ में ठीक है। ये होती बीएसएफ के जवान की, किसी जवान की भर्ती। आप इन बच्चों के साथ हैं कि इनको फौरन भर्ती किया जाना चाहिए? साहब मेरी बात थोड़ी सुन लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को क्या अधिकार है 80% मार्क रखने का। मैं तो बीएसएफ के उस जिन्होंने ये सेटअप खड़ा किया है, उन्होंने जायती की है। कौन से बच्चे उन्होंने एडजस्ट करवाने हैं क्या? आपको कैसे पता है 80% वाला बंदा वो ही आप क्यों रखोगे 80% वाला? और तगड़ा हटा कटा और 10वीं पास जिसके नंबर 33% हैं और जवान इतना सुंदर है। आप मुझे बताओ, जनरल जोरावर के पास, महाराज गुलाब सिंह के पास जब रियासत बनाई और बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, अस्करदू और चाइना तक चले गए जीते जीते, ये सारे एजुकेटेड थे, 80% नंबर वाले थे, 0% नंबर वाले थे। आप बताइए, बेसिकली ये एजुकेशन का मिसयूज हो रहा है। एजुकेशन की तबाही का यही कारण है। एजुकेशन, जो एजुकेटेड बच्चा है वो लगता नहीं कि मैं एजुकेटेड हूं, वो चपरासी के एग्जाम के पे खड़ा है, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमफिल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन? आपको सिपाही और चपरासी लगाने में आपको कमीशन वाले एग्जाम डाल दोगे, उसको रिटन टेस्ट डाल दोगे। किस चीज का रिटन टेस्ट भाई? किस चीज का? तो मेरा ये कहने का मकसद है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी उसके ग्रेड, एजुकेशन का ग्रेड, उसके नंबर, नो। वो पास, उसको मिनिमम एजुकेशन 10th और मैक्सिमम 12th से ऊपर नहीं होना चाहिए। अपर तो 8वीं पास से 10वीं पास वाले कहां छोड़ोगे आप? ये पोस्टें भी एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट खाएंगे, तो वो बच्चे कहां जाएंगे जो नीचे वाले बच्चे? ज्यादा तादाद किसकी? जो बेचारे गरीब पढ़ नहीं सके। ज्यादा तादाद किसकी है? जो पढ़ नहीं सके, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई। ज्यादा तादाद भी उन्हीं की है। आप स्टेट में सर्वे करोगे तो सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है, अगर 100 बंदा पढ़ा हुआ है तो 70 आदमी वो हैं जो 10वीं और 12वीं से नीचे हैं। बाकी तो सारे गिने चुने हैं। कॉलेजों में देखो कितने पढ़े, जब आप हाई सेकेंडरी स्कूल में देखो कितनी तादाद होती है, और कितने हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने आपके वो मैट्रिक स्कूल हैं, और आप देखोगे उनकी तादाद कितनी है। तो जब वो कॉलेज में वो होते हैं तो कॉलेज जम्मू में जम्मू को लेकर जम्मू डिक्लेरेशन की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने की। उसके अलावा डीडीसी मेंबरान ने प्रोटेस्ट किया। 2 दिन की ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग नहीं की, और तनख्वाहों के ऊपर और सीडीएफ को लेकर और बहुत सारी और इश्यूज़ को लेकर उन लोगों ने भी हंगामा किया। बीएसएफ सीआईएसएफ को लेकर रिक्रूटमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद कुछ नौजवान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एक लंबे समय से बैठे रहे, ये कहते रहे कि हमें भी रिक्रूट किया जाए, मेरिट की बुनियाद पर। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स थे उनके पास, उन्हें पुलिस ने वहां से उठाया। आज भी वो 45वां दिन उनका है, अभी भी धरने के ऊपर है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह, पूर्व मंत्री भी हैं और
एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हुआ करते थे। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने प्रेस में बहुत शोर मचाया कि मैं जम्मू डिक्लेरेशन कराऊंगा, मैं हर एक के दरवाजे पे जाऊंगा, दस्तक दूंगा, जम्मू के सभी लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। आपको भी कोई फ़ोन कॉल आया होगा और आपको ढूंढने हो सकता है वो कठुआ भी आए होंगे। एक तो आपको मैं कहूँगा, पहले तो ये मसला ही बनता नहीं है इस बात का। जब जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो कश्मीर में की थी और इन्हीं साहब बहादुर की पार्टी ने की है, तो उसमें जम्मू कहाँ से, अब इनका जम्मू कैसे बचा? हाँ, और लोगों का बच सकता है जो सेपरेट जम्मू मांगते हैं, जम्मू की बात करते हैं, उनके लिए हो सकता है। एक पार्टी का पर्टिकुलर मंशूर है, उससे अब ये कैसे हट सकता है? ठीक। तो अगर हट सकता है तो इट मीन जहाँ तो वहाँ से रिजाइन हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो करना पड़ेगा। ठीक। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सारी दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी है यार। सारे सियासतदान कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि हम सबको समझ नहीं आती इन चीज़ों की। वाई द क्रिएटिंग द कन्फ्यूजन बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू? वाई? दिस इज, मैं कहता वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इस बात के लिए आई एम नॉट कन्विंस। हाँ, बाकी हम नकल मारने वाले हैं क्या? इतनी नकलें मारी होती तो फिर उन्होंने जब पार्टी बनाई, कश्मीर की एक पार्टी खड़ी हुई जिसका एनसी नाम है, बिफोर 47 और आफ्टर 47 उन्होंने सरकार भी चला ली। ठीक। इधर तो ना बिफोर थी ना आफ्टर बनी, राइट? ये कहाँ से बात आ गई अब? तो इसलिए कहने का मकसद है कि ये चीज़ें ऐसी ना, किसी को फ़ोन कैसे कर सकते हैं? जब बात हुई होगी तो फिर बड़े बड़े महारथी जो हैं, वीर योद्धा जो लोग हैं उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्या कह रहे हो आप? क्योंकि कोई कंट्राडिक्टरी मसला बन जाएगा बिटवीन द पार्टी। ठीक। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। हाँ, आपने एक शुरुआत की थी। उनकी सोच अच्छी है, अगर जम्मू के लिए ऐसा सोचते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बात फिर मैं और सारे ये लोग, और लेट्स कम, मैं फ़ोन करूँगा, मैं बात करूँगा, तो करने में क्या है? लेकिन वो बात तय करके आए, करके आना चाहिए कि उनसे उनका क्या रिश्ता होगा। क्या चौधरी साहब, आपने कोई कोशिश की अभी तक कि जम्मू के लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, मैंने कोशिश की है और मेरे कुछ साथियों ने भी कोशिश की है, अदर जो ग्रुप हैं, बात ही है, कुछ बात चली है, कुछ बात हो भी रही है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो थोड़े बहुत छोटे मोटे हैं, वो ठीक हो जाएगा उससे। और कुछ फिर ब्रेकेज हो गई, कई जगह पे आपने देखा है एक पार्टी में ब्रेकेज आ गई, थोड़ा सा और कन्फ्यूजन, हमने टाइम दे दिया। नहीं, अभी ये कहना अभी नहीं हो सकता। पहले हमारा जम्मू ही वैसे आपस में पॉलिटिकल, उनकी पार्टी, एक पार्टी का भी पीछे से ब्रेकेज आया, तो उससे भी थोड़ा बहुत इस बात को लिंगरान करना पड़ा। तो बैठेंगे हम लोग सारे, बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए सारे लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि जम्मू पहले भी लूटा गया, अब वही कंडीशन आज है। चाहे सर्विस की बात कर लेंगे आप, चाहे डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, चाहे किसी अप्रोच जो करने आए, जो लोग एम्बेसडर्स लोग आए 24 देशों से चल के वहाँ चले गए कश्मीर पहले, और 100 मीटर पे जाके एक बच्चे का कत्ल करवा दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। उस बच्चे का, कृष्ण ढाबे वाले का, वो तो कहने का मकसद है उससे असर अच्छा जाने के बजाय फिर रिपोर्टिंग क्या हुई है। सर, इसी पर आप रोक कर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कृष्णा ढाबे वाले के परिवार को लेकर एक बात, हालांकि परिवार के लोगों ने साफ तौर पर ये कहा वो मीडिया में बात नहीं करना चाहते, वो उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन उनके आस पड़ोस के लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि कोई ना डिवकॉम, ना डिप्टी कमिश्नर, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा नेता उनके घर गया उनके सोग में शामिल होने के लिए। ये बात दाएं बाएं के तमाम लोग कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब तो कहा जा रहा था सब बदल चुका है, तो ये बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इतना तो बनता था कि अब अफसोस करने वहां पहुंच जाते, उनके घर में पहुंच जाते? यार एक्चुअली ये है, हकीकत ये है, ये लोग सोचते हैं कि ये रूटीन है,
मरना मराना, गोली चलना, बंदा मारना, इनको रूटीन हो गया है। लेकिन कश्मीर में तो चले जाते इनके हैं, लिए- कश्मीर में तो कश्मीर के आईजी भी जाते हैं, डीजी भी घर चले जाते हैं। वहां यार, वहां क्या नहीं करते ये लोग, जाते क्या, करते क्या नहीं, कहां तक नहीं लेट जाते। अभी आप देखिए जो सर्विसेज की हालत है, जो निकल रही है नौकरियां, चाहे डॉक्टर की निकली 120 है और 35 जम्मू की है, क्या करोगे आप? सेम पोजीशन है, उससे बड़ा है, उससे मैं कहता जो अन्याय है, डिस्क्रिमिनेशन उससे ज्यादा हुई है इनके वजह। उससे पहले जो कश्मीर की पार्टियां थी वो 20-25% की हेराफेरी करवाती थी। कहीं अगर आप पॉलिसर कमीशन की बात कर लें, रिक्रूटमेंट की बात कर लें, या डेवलपमेंट की बात कर लें, या फंड्स की बात कर लें, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, अगर बात होती तो वो 20-25% की टांका लगाते थे, हैं, जिससे लोगों को इतनी ईर्ष्या थी, जलन थी, गुस्सा था, जिससे 2 सीट इनको मिल गई उस गुस्से से। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसको ये 2 सीट इनके पास रहेंगी या ना रहेंगी। वैसे भी जम्मू की तो वैसे नहीं रहनी, 34 लाख डोमिसाइल तो बन चुका है। 34 लाख डोमिसाइल में से 18 लाख डोमिसाइल आउटसाइडर का है। उसको आप वोट के लिए नहीं रोक सकते, उसको आप नौकरी के लिए नहीं रोक सकते, उसको यहाँ जमीन खरीदने के लिए नहीं रोक सकते, उसको आप कहीं भी नहीं रोक सकते। तो ये जो मेयर या दूसरी बातें कर रहे हैं, इनको सोचो, लगा लो अभी जो 2 दिन है बात आपकी सही, लेकिन जैसे मैं बात कृष्णा ढाबे वाले की कर रहा था कि उनके घर में प्रशासन से कोई बड़ा आदमी नहीं गया। वो जाएंगे नहीं यार, क्यों जाएंगे मुझे बताओ। यहाँ इसी एरिया में एक कर्नल मर गया था, जिसकी वजह से मेरी उमरदुल्ला से एक झगड़ा हो गया था बहुत बड़ा, और शायद वो उस समय वॉज MP दैट टाइम। तो ये मैंने बात करी कि आपके 5 मिनिस्टर थे यहाँ कैबिनेट के, वो एक आदमी उसके घर तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या तकलीफ थी। तो उसमें इतना झगड़ा दूर चला गया, अभी ये बात जहाँ की नहीं थी, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यही बात थी जो यहाँ होनी चाहिए थी। अगर आपको कुर्बानी जो किसी की है वो आपको ऐसे लगती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये बंदे क्यों पीछे खड़े किए हैं जो आपका डिफेंस कर रहे हैं, मैं ये भी देख रहे हैं आपकी करतूत। बड़ा पंगा हो गया था वो, तो क्या बात थी है। अब जानते हैं अपना तरीका है, स्टाइल है, और लोगों के लिए तो हम कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं, खासकर शहीद परिवार, शहीद हुए बच्चे, और ये फैमिली जिसने मेरे ख्याल है करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, लाखों को नहीं करोड़ों को खिला चुके हैं इस देश के लोगों को और इवन के विदेश के लोगों को। आज जम्मू का कोई भी आदमी और कश्मीर का कोई भी आदमी जो वेजिटेरियन खाना खाना चाहे कश्मीर में, उसके सिवा कोई जगह नहीं है। दिस इज पोजीशन। और ये वो गोल्ड स्मिथ हैं, उनकी दुकानें भी बंद पड़ी हैं। वो सोच रहे हैं कि बेचें, रखें, खोलें, क्या करें, इसको छोड़ जाएं। इन्होंने कहा था कि बाहर से आएंगे, और भाई आप जम्मू के 100 साल रहने वाले आदमी, ये 100 साल हो गए इस फैमिली को रहते हुए वहाँ, 100 ईयर्स। ये जो बच्चे यहीं पैदा कश्मीर में पैदा हुए, इसके बाप भी कोई कश्मीर में, जो इसका बाप है वो भी कश्मीर में पैदा हुआ है, उसका फादर भी कश्मीर में पैदा हुआ है। ये कोई 100 ईयर्स से वहाँ है, ये कोई चौथी पीढ़ी है यहाँ, वहाँ चौथी 5वीं पीढ़ी जो वहाँ रह रही है। अब चौथी पीढ़ी जो वहाँ समा गई थी, कश्मीर के बहुत से लोग उनके घर में बैठे हुए थे बड़े दिनों से। मैं उनके घर गया तो बड़े दिनों से बैठे हुए कि जो उनके साथ खेलते थे, उस बच्चे के साथ भी, या उसके बाप के दोस्त थे या उसके दादा के दोस्त थे, वो सारे ऐसे बैठे हुए थे जैसा एक परिवार बैठा हुआ है। गम गुस्से में थे, परेशान थे वो लोग, वो वहाँ बैठे हुए थे लोग। तो कहने का मकसद है, जो आदमी फैमिली 100 ईयर से वहाँ बैठी हुई फैमिली थी, जो फैमिली इतने वर्षों से वहाँ काम कर रही थी और लोगों की सेवा भाव में थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में लेना देना उनका कुछ भी नहीं था, और सिवाय खाना, सुबह आना होटल पे खाना खिलाना। अब वो लोग वहाँ से भगाए जाएंगे तो आप बाहर वाले लाओगे उधर। जैसे मुझे मैसेज उनको, दिस द मैसेज टू दोज पीपल, वो जो बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम वो आएंगे, उनको बसाएंगे, अभी ये करेंगे। अभी तो एक पार्टी उन्होंने तय भी कर दी थी जो वहाँ जाके कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती थी। जिस दिन ये डेथ हुई ना, एक उसकी वाइफ ने कह दिया, खबरदार अगर आपको यहाँ वहाँ जाके अपना बिजनेस किया तो। अच्छा सब, अब दूसरी तरफ आऊँगा। अभी हमने देखा कि DDC के मेंबरान जो हैं वो सड़कों के ऊपर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना उन लोगों ने किया। 2 दिन की ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग को भंग किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहाँ आना था, वो नहीं आए। वो कह रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाई हमारी जाएं, CDF हमें 2 करोड़ रुपए का दिया जाए। आप पूरे देश भर की पंचायतों को आपने देखा है, आपसे जानना चाहूँगा पहले कि क्या वजह है, 2 करोड़ CDF क्यों मांगने लगे ये लोग, और
साथ में गाड़ियां, बंगले, ये सब कुछ हमें भी चाहिए, यानी वो प्रोटोकॉल जो एक एमएलए को मिलता है वही प्रोटोकॉल हमें भी चाहिए। आपसे ये समझना चाहूंगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो हुआ? पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये इससे पहले बीडीसी का चुनाव हुआ, उसका क्या हुआ? उसके बाद डीडीसी आ गई। इस पार्टी को, इन लोगों को सिवाय इलेक्शन में लोगों को उलझाए रखना आज पता लगा इनको। नानी चेता कराई इन्होंने नहीं कि जिनके लिए इलेक्शन लड़ा इन्हीं के आदमी, इन्हीं के बंदे। ये तो कह रहे थे कि हमने लोग 370 को भी एक्सेप्ट किया, स्टेट टूटने का भी एक्सेप्ट किया, देखिए कितना बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी मिली। अब वो थम्पिंग मेजॉरिटी इनके कंट्रोल में क्यों नहीं है? भाई दे आर नॉट इन कंट्रोल। बड़ी तो कारण क्या है मैं पूछना चाहता हूं। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उनकी डिमांड कहां तक चलेगी? काम की बात किसी ने नहीं कही कि हम इतना लोगों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसी गांव में अभी तक इन्होंने जुलूस नहीं निकाला खुशी का। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आए हमारे गांव में तो उनको काम लिखाएंगे, हैं? क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी में जैसे बैक टू विलेज में लिखाए थे। हाँ यस। तो ये लोग अभी तक बंदे बहादुर, ये अभी तक वहां नहीं पहुंचे। ये नहीं वहां पहुंच पाए बंदे, जो हमारे इतने बहादुर लोग हैं, ये वहां नहीं पहुंच पाए कि खुशी ही मना लें। एक खुशी अभी इनके घर में आई नहीं, इस दुख में चलेंगे, बड़े दुखी हो गए। हमारे पैसे, तनख्वाहें, सारा दिन काम करता है सरपंच और पंच, जिसके घर में मोहल्ले वाला छलांग मार के जाओ, पानी नहीं आया, ओए मास्टर नहीं आया, और सरपंच साहब गली नहीं बनाई, तू आख्या मैं बनागा। सरपंच की भी पता नहीं था कि मैं बना ही सकता। उन्हें भी सोचे कि लोग सोचते कि मैं लीडर बन गया तो काम शुरू हो जाना, तू तेरे को के लिए आना तू। ये तो मैटर ऑफ सिस्टम है, कंट्रोल है, एक गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है। आप एक आदमी उठ के आओगे, इलेक्शन लड़के आओगे तो आपका पहले तय होगा कि आपके लिए उन्हें कुर्सी रखी है सारा। ये तो ऐसे इलेक्शन हुए दोनों, यहां कुर्सी नहीं है, नो चेयर। इनको ये नहीं लग रहा कि कहीं बैठने का ठिकाना मांगो। इनको ये नहीं एक दो बीडीसी के मेंबर ने क्या किया था, बरनोटी में जाके वीडियो की कुर्सी पे बैठ गया, उठे नहीं। एक बेचारा जो वीडियो कहता नहीं तू मेरा सेक्रेटरी है। अभी यही पोजीशन है, ये सेक्रेटरी जो चेयरमैन है यहाँ, इसका सेक्रेटरी तो डीसी है। और डीसीओ को भी खतरा है, मेरी बात नोट कर लेना। और मेरा ख्याल है कब ये बैठ जाएंगे डीसी की कुर्सी, क्योंकि कुर्सी जब चेयरमैन की कुर्सी उससे छोटी हो नहीं सकती। पंगा बड़ा खतरनाक सरकार ने लिए, फुलिश गवर्नमेंट है ना, इनको पता ही नहीं कि इस इलेक्शन का मतलब क्या है यार। अगर डीसी जिसका चेयरमैन होगा है, उसका सेक्रेटरी होगा, जिस आदमी का तो डीसी से उसकी पावर, उसकी मूछें, उसकी टांगें, उसका सिर, उसकी पगड़ी, उसका बड़ा भारी और ऐसे घेरा लगा होगा, बैठा होगा, तो डीसी उसके पास खड़ा होगा। ये डीसी खड़े होने वाले हैं। यूटी इसलिए बनाई कि डीसी खड़े ना हो, ठीक होंगे खड़े। डीसी भी पहले सोच रहे थे भाई, अब डीसी को पता लगा कि ये मांगे इनकी पड़ रही हैं। अब मांग ये आएगी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ये नहीं रहा, पता ना आपको। अब डीडीसी वर्ड जो है अब नहीं चल सकता, क्योंकि अब तो जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन का इलेक्शन हो गया तो उसके बाद डीडीसी का वो सेक्रेटरी थोड़ा बढ़ेगा, डीडीसी, राइट। इन्होंने पंगा लिया है। ये चाहते थे कि लोगों को थोड़ा सा बिजी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन क्या किया था। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जिस स्टेट में हमने पीछे देखा है एमएलए हेयर कटिंग के सैलून का रिबन काटने जाता हो, जहां पर एमएलए ट्रांसफार्मर का रिबन काटने जाता हो, नलके का हैंडपंप का रिबन काटने जाता हो, एक वहां पर फ्लैश का, वहां पर मुझे बताएं, वहां पर आपको क्या लगता है कि जो डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में जब आप असेंबली के चुनाव कराएंगे, आपको नहीं लगता कि एमएलए और डीडीसी का जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन होगा, इनके बीच में तो 24 घंटे तनातनी रहेगी कि यार इस ट्रांसफार्मर का इनॉग्रेशन मैंने करना था, तू क्यों चला गया करने के लिए? देखो मेरी बात सुनो, बुनियादी तौर पे जो एमएलए काटते हैं ना फ्लैश जहाँ पाइप का, मैं नहीं हूं उनमें, मुझे बताए कोई आदमी। मैंने बड़े बड़े काम भी छोड़ दिए, बड़ी जगहों पे मैंने स्लेटें नहीं लगाई हैं। अभी मेरे काम पे स्लेटें लग रही, मैं देख रहा हूँ। जो मैंने काम लाए थे ना वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, अब उस पर नई प्लेटें भी लग रही हैं। वो काम कब के हैं, जब मैं एमपी था। अब वो उनकी जगह लग रही हैं प्लेटें।
और रिबन कहाँ से कटा जा रहा है? दिल्ली से। दिल्ली से ऐसे करता। ये कौन सा गांव है? एक गांव है हमारे, एक गुन्नी पे। गुन्नी क्या चीज है पहले बताओ तो सही, ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ से काटा जा रहा है? अठून। अच्छा, कटवा दो, लगा दो, प्लेट दिखा, उधर बंदे खड़े होते हैं। कौन? एक वीडियो, एक बंदा और, दो लोग तो जाते नहीं उधर, ठीक है। तो दिल्ली से लीडर काट रहा होता है ऐसे करके। तो वो देख रहा था, हाँ ये ठीक है, जो ना लिखा थोड़ा इस तरह क्या बात है यार, नाम की करेक्शन है, सड़क नहीं। वो काम रुके पड़े सारे। आप चले जाओ, अभी एक बहुत लंबी सड़क है, बंद पड़ी हुई है वहां, क्लियरेंस से, कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस, कहीं दूसरी क्लियरेंस, क्योंकि आजकल क्लियरेंस इनके पास है। जब चौधरी लाल सिंह था तो क्लियरेंस, मैंने कहा मैं सड़कें नहीं रोकूंगा, ये मेरे गांव के लोगों को, मैं क्योंकि पैदल चल के देखा है, सड़क नहीं रोकूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी मैं IAM IIT बने ना बने जाके किसी मैदान में कहीं बने, जंगल में नहीं बनेगा। लेकिन जंगल में जो सड़क जाएगी किसी गांव को, वो नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि वो लोग अभी सैंक्शन नहीं हुए कि सैंक्शन हुए अभी लोग भी ये इस गांव में रहेंगे। वो गांव लोगों का ऑलरेडी वहां है, हजारों साल से यार, जब से जंगल है तब से वो लोग हैं। आज चौथे एक और मुद्दा है, BSF और CISF के नौजवान काफ़ी दिनों तक बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना देते रहे। उसके बाद वहाँ से निकलकर उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया। पुलिस ने उठाने के बाद जब उनको कल छोड़ा रात को, तो अब उन्होंने एक और जगह धरना लगाया है। 45 दिन हो गए उनको धरना देते हुए। मांग उनकी ये है कि उनको BSF और CISF में सिलेक्ट किया जाए। पहले तो ये कि क्या किसी भी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देना सही है, और दूसरा आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या कोई कानूनी प्रक्रिया है जिस कानूनी प्रक्रिया के जरिए ये बच्चे भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है। एक्चुअल क्या है, ये अपने दफ्तर से कहते थे हम भर्ती करा रहे हैं, उनको लगा BSF नहीं करा रही। उन्होंने कहा कि कल वहां फलानी जगह पे हम रिक्रूटमेंट कराएंगे, तो यहां से ऐलान हो गया और वहां हुई। जब हुई तो उन्होंने कहा ये तो यही करवा रहे हैं, गलत। अब ये उनको ये पता नहीं था, वो पहले उस जैसे पढ़ लेते हैं ना कि वहां होगी, तो इनको पहले खबर जाती है, हम वहां करेंगे, आप भी कोई बंदे होंगे भेज देना है। तो ये लोग सोचते थे कि शायद, अब वो बच्चों में बच्चे हैं बेचारे, उनको कंफ्यूजन आ गया, शायद बीजेपी के दफ्तर से ही आर्डर होने हैं, यहीं से ही BSF का जवान बनना है, यहीं से बंदूक मिलनी है, वर्दी मिलनी है, चले जाना है। ये नहीं पता था कि बुनियादी तौर पे यहां से इन्होंने जो बात करी है गलत किया, रॉन्ग मैसेज दिया। रॉन्ग मैसेज का रॉन्ग आंसर होता है। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आपको जवान भर्ती करना है देश के सरहदों की रखवाली के लिए, ठीक। आपको टीचर नहीं लगाना, ठीक। आपको कहीं कोई इंजीनियर नहीं लगाना, ठीक। आपने कहीं कोई ऐसा टेक्नीशियन जो ऐसा उसको चलाने के लिए, कोई नेटवर्क को चलाने के लिए लगाना है। आप उस बंदे के नंबर मांगते हो यार, वो फिट होना चाहिए फिजिकली, बंदूक उठा सकता है, मेडिकली फिट है, भाग दौड़ में ठीक है। ये होती BSF के जवान की, किसी जवान की भर्ती। यानी आप इन बच्चों के साथ हैं कि इनको फौरन भर्ती किया जाना चाहिए। साहब मेरी बात थोड़ी सुन लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को क्या अधिकार है 80% मार के रखने का। मैं तो BSF के उस जिन्होंने ये सेटअप खड़ा किया है, उन्होंने जाति की, कौन से बच्चे उन्होंने एडजस्ट करवाने हैं क्या? आपको कैसे पता है 80% वाला बंदा वो ही आप क्यों रखोगे 80% वाला, और तगड़ा हटा कटा और 10वीं पास जिसके नंबर 33% हैं और जवान इतना सुंदर है। आप मुझे बताओ, जनरल जोरावर के पास, महाराज गुलाब सिंह के पास जब रियासत बनाई और बाल्टिस्तान, गिलगितिस्तान, अस्करदू और चाइना तक चले गए जीते जीते, ये सारे एजुकेटेड थे, 80% नंबर वाले थे, 0% नंबर वाले थे। आप बताइए, बेसिकली ये एजुकेशन का मिसयूज हो रहा है। एजुकेशन की तबाही का यही कारण है। एजुकेशन, जो एजुकेटेड बच्चा है वो लगता नहीं कि मैं एजुकेटेड हूँ, वो चपरासी के एग्जाम के पे खड़ा है, MSc, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, MPhil, व्हाट इज नॉनसेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन। आपको सिपाही और चपरासी लगाने में आपको
आपको कमीशन वाले एग्जाम डाल दोगे, उसको रिटन टेस्ट डाल दोगे। किस चीज का रिटन टेस्ट भाई? भाई किस चीज का? तो मेरा ये कहने का मकसद है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी उसके ग्रेड, एजुकेशन का ग्रेड, उसके नंबर, नो। वो पास उसको मिनिमम एजुकेशन 10th और मैक्सिमम 12th से ऊपर नहीं होना चाहिए। अपर तो 8वीं पास से 10वीं पास वाले कहाँ छोड़ोगे आप? ये पोस्टें भी MSc और पोस्ट ग्रेजुएट खाएंगे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो नीचे वाले बच्चे? ज्यादा तादाद किसकी? जो बेचारे गरीब पढ़ नहीं सके, ज्यादा तादाद किसकी है? जो पढ़ नहीं सके, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई। ज्यादा तादाद भी उन्हीं की है। आप स्टेट में सर्वे करोगे तो सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है, अगर 100 बंदा पढ़ा हुआ है तो 70 आदमी वो हैं जो 10वीं और 12वीं से नीचे हैं। ठीक, बाकी तो सारे गिने चुने हैं। कॉलेजों में देखो कितने पढ़े, जब आप हाई सेकेंडरी स्कूल में देखो कितनी तादाद होती है, और कितने हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने आपके वो मैट्रिक स्कूल हैं, और आप देखोगे उनकी तादाद कितनी है। तो जब वो कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज कितने हैं? फ्यू। अच्छा सब आखिर में आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि आपने जम्मू डिक्लेरेशन की बात देवेंद्र सिंह राणा ने की, आपने भी कुछ बातें की। अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि DDC के भी चुनाव हो गए, असेंबली के चुनावों के लिए कहा जा रहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद असेंबली के चुनाव कराएंगे, लेकिन अब कोई वे आउट तो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब क्या रास्ता है जिस रास्ते से जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में शांति भी आएगी, दोनों संभागों के लोगों के मसले भी हल होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब एक वे आउट मिलेगा? क्योंकि परेशानी इस वक्त ये है कि आपने हर तरह के चुनाव करा दिए और अब आपको असेंबली के चुनाव कराने हैं। बुनियादी तौर पर जितने भी चुनाव इन्होंने कराए, इन्होंने जो करवाए हैं वो सारे मैं कहता हूं बेग हैं, मीनिंगलेस चुनाव हुए। ठीक, राइट। पावर मांगी थी सरपंच ने 73-74 अमेंडमेंट, ठीक, जो उसको भी चाहिए थी, ठीक, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, BDC मेंबरों से जिता के किया, ठीक, वो जरूरत नहीं थी। देयर इज नो नीड। अगर आपने समितियां बनानी थी ये दो, तो इन समितियों के बनाने के लिए पहले आपके पास ढांचा होना बड़ा जरूरी था कि आप जो बनाओगे ए आदमी का और इस पोस्ट का काम क्या है। ठीक, आपको ये तक पता नहीं था कि अगला जब वो DDC या DDC में जिस बंदे को चुनना है, इन्होंने देखा यहाँ तो हमारा कोई बंदा नहीं है, एक औरत है, रिजर्व कर दो। यहाँ कोई हमारी औरत नहीं है, यहाँ बंदा कर दो। यहाँ हमारा वो नहीं है, इन्होंने रिजर्वेशन की इस तरीके से चालाकी से काम किया। वो पहले क्यों नहीं होता? वो ऑलरेडी फिक्स होता है। MLA बनता है तो मुझे बताइए, MLA का सारा स्टेटस, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग बना हुआ होता है। ठीक, बना हुआ पहले दिन से MLA होता है, उसी दिन से उसकी सिस्टम में आ जाता है। ये क्या है यार? और फिर ये लोग अभी मैं पहली बार बना था तो हमारी क्या तनख्वाह थी? 3,000 रुपया। मैं 96 में 3,000 ली, बाद में 12,000 हुई, बढ़ी। अब बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। मुझे बताओ कि ये डिमांडें लेके पॉलिटिशियन अपने ही चक्कर में पड़ता रहेगा तो लोगों का ख्याल कौन करेगा? हाँ, उसकी तनख्वाह ठीक ठाक, तनख्वाह तो होनी चाहिए थी सरपंच की, उसकी 25 की है। सरपंच की तनख्वाह करिए, बाकी इनको वो डिस्क्रिशनरी फंड वाला क्या कंसर्न है? व्हाट द मीन ऑफ दैट है? फिर गवर्नमेंट बंद करो। नहीं ठीक है, लेकिन मैं चौधरी साहब आपसे पूछता अब वे आउट क्या है? दूसरा जो अभी आप कह रहे हैं ये वाला वे आउट क्या है? वे आउट मैं आपको बताता हूं। अभी वे आउट क्या है? जो इलेक्शन करवाना चाहते हैं नेक्स्ट, पिछला इलेक्शन तो मैं कहता हूं मीनिंगलेस है। अगला इलेक्शन पहले तय कर ले, मेरी सलाह है। तय करने कि लोगों को झूठी हवा और झूठे झांसे में मत रखिए। आपके पास क्या प्लान क्या है इस इलेक्शन कराने का, और इलेक्शन में आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किस तरीके से समझते हो? क्या इस समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज कंट्री में किसी भी जगह पे है? क्या इस चीज को समझो। पीस कहां से आती है? पीस तब आती है कि जो पीसफुल लगा उसको भी आपने उसी में रख दिया, उसी खाते में रख दिया। अब जम्मू की बात कर लो आप, तो जम्मू के इलाके में कहां प्रॉब्लम थी इनको इलेक्शन कराने में? जब स्टेट्स आप बना रहे थे तो आपको ट्राइफिकेशन में क्यों नहीं इसको डाला? जब ट्राइफिकेशन में नहीं डाला तो आप कह रहे हैं कि एक रास्ता है कि आप जम्मू को स्टेटहुड दें और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दें। नो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाओ, कश्मीर को स्टेट बनाओ। क्यों नहीं बनाओ कश्मीर को स्टेट?
कश्मीर वाले हमारे कोई दुश्मन है क्या? है कश्मीर के चंद पॉलिटिशियन ने गलती की है तो सारा कश्मीर क्यों भुगतेगा? कश्मीर को स्टेट मिलनी चाहिए, बढ़िया तरीके से मिलनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जम्मू को भी स्टेट मिलनी चाहिए। डिमांड थी झूठी की, लद्दाख को मिल गई। यानी आप डोगरा स्वाभिमान संगठन अगला चुनाव जो है जम्मू की स्टेटहुड पर लड़ेगा? हमारा तो बिल्कुल क्लियर है, हमारा तो बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम चाहते हैं कि हमारा सेपरेट स्टेट जम्मू बने और कश्मीर की अपनी सेपरेट स्टेट हो। हम दो भाई हैं, रल के रहेंगे, रिश्ते रहेंगे। क्या पंजाब वालों के साथ हमारे रिश्ते नहीं है क्या? हिमाचल के साथ रिश्ते नहीं है क्या? और असम की 4-5 स्टेट बनी, क्या उनके आपस में रिश्ते नहीं है क्या? और आंध्र प्रदेश की अभी तेलंगाना बना है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या इकट्ठे नहीं है? और तेलंगाना इस समय कंट्री में टॉप कर रहा है, सब में बेरोजगारी उसने दूर की है, उन्होंने डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त की है, आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने अपना किया, स्टेट बन गई उनके लिए, उनको झूठी बना के नहीं दिया। पहले ये जिद है, पता नहीं किसके साथ जिद है, किस बात की जिद है कि जम्मू कश्मीर को, इतनी बड़ी स्टेट को, इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े पोटेंशियल वाले एरिया को, इतना बड़ा जो मैं कह सकता हूँ ब्यूटीफुल, जिसे क्राउन कहते हो आप लोग, उस क्राउन को आपने कमलिया मेड करके छोड़ दिया, उसको स्टेट बना के छोड़, उसको यूटी बना के रख दिया। और यूटी बना के फिर उसके बाद यूटी में हिज एक्सलेंसी की इतनी बेइज्जती हो रही है कि वो लोग कब किसी के पास जाते कहते हम आपकी वो आपकी डेली बेसर, आपके ये सारे मसले तब दूर करेंगे, तब दूर होंगे जब हम सीएम होंगे, हमारा सीएम होगा। मुझे बताओ यार, हिज एक्सीलेंसी को आप क्या कह रहे हो? लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल क्या कह रहे हो? व्हाट दिस? ये पोजीशन क्यों? मैं कहता हूँ ये कितनी इम्बैलेंस बात है कि आप यही पार्टी जिसकी एलजी साहब इन्हीं की वजह से बनाए हुए लोग हैं, एडवाइजर इनकी चॉइस के बने हुए लोग हैं, और फिर दूसरा नंबर देश से सीधा सीधा इनका तालमेल है, स्टेट बिल्कुल कंट्री के बिल्कुल नीचे है और एक ही सरकार के नीचे है। वो सरकार के यहाँ के नुमाइंदे कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, सीएम बनाएगी स्टेट, तो फिर आपके डेली बेसरों को सबको लगा देंगे। और एक इतना बड़ा मिनिस्टर वो कह रहा है ये तो लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी बोलते हो यार इनको, डेली बेसर को जो पानी पिला रहे हैं, ये लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कहते हो इन लोगों को। मुझे अफसोस है यार, वो बेचारे गरीब बच्चे कह रहे पहले लोगों ने लगाए, अब नहीं आते तो शायद वो पहले इनको पक्के भी कर देते हैं। ये थोड़ा कि जिसने लगाए पक्का नहीं करेगा। अब इनका टाइम हो चुका है, इनके टाइम में टाइम का मैच्योर हुआ है, किसी के 7 साल हुए, किसी के 10 साल हुए, अब इनके टाइम में मैच्योर हुआ है, वो कानूनी उनका अधिकार है। आफ्टर 4-7 ईयर्स हर बंदे को पक्का करना होता है, कानून है। मैं समझता हूं कि कानून के लिहाज से भी इनको पक्का करना पड़ता है, और इनको लाइबिलिटी कहते हैं जिनके बाजू कट गए बिजली जोड़ते हुए हैं, जो अभी खुदकुशी कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी है। शुक्रिया चौधरी साहब। ये चौधरी लाल सिंह थे। आपने साफ तौर पर सुना कि इनका बीएसएफ सीआईएसएफ के रिक्रूटमेंट को लेकर ये कहना है कि वो नौजवान जो हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया वो सही नहीं है। बीएसएफ सीआईएसएफ में जो रिक्रूटमेंट है वो बल के बलबूते पे होनी चाहिए, यानी क्या वो सक्षम हैं हमारी देश की रक्षा करने के लिए, उस बलबूते पे होनी चाहिए। दूसरा, डेली वेजर को लायबिलिटी मत कहिए। इन बच्चों ने अपने बाजू जो हैं, मेरी और आपके घर की बिजली जोड़ते हुए अपने बाजू कटवाए हैं। ये कहना है चौधरी लाल सिंह का। फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ। दीजिए इजाजत। आदाब।